नमस्कार। शरद नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। SNTGS पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं बहुत दिन के बाद पुनः वीडियो बनाने जा रहा हूं। मेरा कोई व्यक्तिगत समस्या थी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। पूर्व में जो वीडियो बनाया हूं उसको आप लोगों ने बहुत ही आशीर्वाद दिया है, बहुत सम्मान दिया है और आगे भी उससे लाभान्वित भी हुए होंगे। मैं उसी आशीर्वाद की वजह से और बच्चों के आग्रह पर मैंने एक वीडियो बनाया, फिर वीडियो बनाने जा रहा हूं जो 11वीं 12वीं के इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इस क्लास में हमें एक चूँकि 11वीं क्लास में एक होता है खंड है, वह है सांख्यिकी, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। थोड़ा सा आर्ट्स के या कॉमर्स के बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। तो कुछ बच्चों के द्वारा कहा गया कि सर आप हमारे लिए सांख्यिकी चैप्टर से थोड़ा सा वीडियो बनाएं, समझाएं, जो इजी वे में, जो एक सामान्य जो बच्चा होगा उसको भी समझाया जा सके। तो मैं सांख्यिकी से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आए हैं। उसमें भी सांख्यिकी में से भी हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम समझाएंगे और उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि उसके अंतर्गत हम समांतर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कैसे करते हैं। तो आइए हम चलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को हम पढ़ रहे हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें जो सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। सामान्य जीवन में हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी हमारे पास जो आंकड़ा होता है या व्यवहारिक जो भी हमारे पास समझ होती है, वह बीच में माने मध्यम में रहने की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। यानी ऐसे आंकड़े जो केंद्र में रहने की प्रवृत्ति होती है, मध्य में रहने की प्रवृत्ति होती है, उसे हम कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। हम बच्चों को भी समझाते हैं, सामान्य सी बात है। आप अभी कभी भी एक्सट्रीम पोजीशन पर हम नहीं जाते हैं। जैसे कोई बहुत लंबा व्यक्ति नहीं होगा, बहुत छोटा नहीं होगा, अक्सर आपको 4 से 5 फीट के बीच, 4 से 6 फीट के बीच मिलेंगे। इसी प्रकार से भारत में बहुत गोरे लोग भी नहीं दिखेंगे और बहुत काले लोग भी नहीं देखेंगे, मध्य में रहेंगे। इसी प्रकार से जब रिजल्ट आता है तो आप देखेंगे कि बहुत टॉपर भी कम होते हैं, 90% से ऊपर भी कम होते हैं और 50% या 40% से नीचे भी होते हैं। यानी मध्य में रहने की प्रवृत्ति हर आंकड़े की होती है। लेकिन मध्य में, एकदम मध्य में कैसे कितना होगा, इसको मापने के लिए हमारी सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति को माप को बताया गया है। तो यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति को माप करने की 3 विधियाँ हैं, यानी 3 प्रकार हैं। एक है गणितीय संबंधी माध्य, जिसको हम कहते हैं मैथमेटिकल एवरेज। दूसरा है स्थिति संबंधी माध्य, जिसको हम पोजीशन एवरेज कहते हैं। और तीसरा है व्यापारिक संबंधी माध्य, जिसको हम कमर्शियल एवरेज कहते हैं। गणितीय संबंधी माध्य जो काफ़ी सटीक और सही होता है, लेकिन यह कुछ संदर्भों में सही नहीं होता है। और स्थिति संबंधी माध्य नियर अबाउट होता है, लेकिन यह कहीं कहीं यही मान्य हो सकता है, जैसे गुण के आधार पर कोई, हम आगे चर्चा करेंगे इस पर। और व्यापारिक संबंधी माध्य कुछ ऐसे माध्य होते हैं जो हम व्यापारी माने निर्माण, विनिर्माण या खेती इत्यादि आर्थिक स्थिति की गणना करने के लिए हमें चल माध्य इसकी जरूरत पड़ती है। गणितीय माध्य भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है समांतर माध्य, या इसको हम माध्य भी कहते हैं। इसको हम अर्थमेटिक एवरेज या मीन कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसे हम साधारण भाषा में एवरेज भी कहते हैं। यह गणित की तरह ही, गणित में भी गणित ही होता है एक तरह से, गणित संबंधी माप यह गणित होता है, जिसको हम सामान्य भाषा में एवरेज कहते हैं। एवरेज या मीन आए अगर एग्जाम में, तो आप मीन निकालिए या एवरेज निकालिए, एक ही होता है। हम आगे जब हम इसका हल करेंगे सामान्य तो बताएंगे। गुणोत्तर माध्य कुछ ऐसे आंकड़े होते हैं जो बढ़ते क्रम में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जनसंख्या है कहीं का, तो जनसंख्या की जब हमको गणना करनी होती है, तो क्योंकि जनसंख्या या चक्रवृद्धि ब्याज की गति से वो बढ़ता चला जाता है, इस वैसे माध्य को माप करने के लिए हमें जियोमेट्रिक मीन निकालना पड़ता है, गुणोत्तर माध्य निकालना पड़ता है। कभी कभी कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि वो लगातार घटता जाता है, तो जो लगातार घटता जाता है उसे हम कहते हैं हरात्मक माध्य, यानी कि हार्मोनिक मीन होता है। और द्विघातीय वर्गकर्णीय माध्य होता है, जिसको क्वार्टाइल मीन कहते हैं, क्वाड्रिक मीन कहते हैं। अब दूसरा है स्थिति संबंधी माध्य। स्थिति संबंधी माध्य में एक होता है माध्यिका या माध्यिका भी बोलते हैं, इसका अंग्रेजी शब्द होता है मीडियन। ये स्थिति संबंधी माध्य का मतलब होता है जब गणितीय संबंधी माध्य जैसे कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति है, तो व्यक्ति का माध्य मान लिया गया 7.5,
तो कोई भी व्यक्ति सामान्य जीवन में सामान्य 7.5 तो नहीं हो सकता, या तो 7 होगा या तो 8 होगा। तो अब 7 और 7.5 आ जाएगा तो फिर उसके बाद उसकी गणना करना थोड़ा सा दुर्लभ हो जाएगा, उसको मापना गलत हो जाएगा। इस संदर्भ में इसीलिए एक जो है माध्यिका है वो मापा जाता है। माध्यिका से हम एक एक्चुअल स्थिति को पहुंचते हैं। और दूसरा जो है वो है भूयष्टक या बहुलक, जिसको हम मोड कहते हैं। बहुलक का मतलब जो बहुत बार आए, ज़्यादा बार आए, जो सर्वाधिक बार आता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो हम इसको स्थिति संबंधी माध्य पढ़ते हैं। तीसरा है व्यापारिक माध्य। व्यापारिक माध्य का मतलब होता है जो हम व्यापार, जो कमर्शियल में इसका प्रयोग करते हैं, इस माध्य का प्रयोग करते हैं। जैसे एक चल माध्य होता है जो लगातार अभी अर्थव्यवस्था चलती रहती है उस दौरान करते हैं। एक प्रगामी होता है यानी प्रोग्रेसिव मतलब कि बढ़ते क्रम में जब समांतर माध्य निकालना होता है तो प्रोग्रेसिव होता है। एक संग्रथित माध्य होता है जिसको कंपोजिट कहते हैं, जो चल माध्य भी होता है और प्रगामी माध्य ने कि दोनों का मिक्सअप होता है, जिसको हम संग्रथित माध्य कहते हैं। इस प्रकार से हम इन तीनों माध्यम से जो है संबंधी जो तीनों प्रकार के माध्य हैं उसके माध्यम से हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप करते हैं। लेकिन हमारे CBSE पैटर्न पर या जो अन्य बोर्ड है उसमें 12वीं 11वीं क्लास के लिए केवल 3 ही माध्य मुख्य रूप से पढ़ने हैं। उसमें है एक है समांतर माध्य, जिसे हम मीन कहते हैं, जिसको हम मतलब उसमें दिखाते हैं x बार से। दूसरा है माध्य, इसमें माध्यिका या माध्यका, जिसको हम मीडियन कहते हैं, इसको स्मॉल m में दिखाते हैं। और तीसरा जो माध्य है वह है भूयष्टक, जिसे हम बहुलक भी कहते हैं और अंग्रेजी में से हम मोड कहते हैं, MODE, और इसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर में Z से हम डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। इस आधार पे हम 11वीं क्लास में आज जब अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम समांतर माध्य, माध्यिका और भूयष्टक यानी बहुलक को ही केवल पढ़ेंगे। धन्यवाद।